सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। राज्य में नई आरक्षण व्यवस्था आज से लागू। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने 2 दिन पहले शनिवार को दी थी मंजूरी। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रही विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा, खुद का साम्राज्य बनाने में जुटी वंशवादी पार्टियां। जनता के सशक्तिकरण पर बीजेपी का जोर। विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव को बताया महत्वपूर्ण। एसपी बीएसपी गठबंधन से बाहर कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा, सक्षम उम्मीदवारों दलों से समझौतों को भी तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गठबंधन का राज्य की राजनीति पर कोई नहीं पड़ेगा असर। लखनऊ में मायावती से मिले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। आतंकवाद के मोर्चे पर अफगानिस्तान समेत 5 मध्य एशियाई देशों ने भारत के एजेंडे का किया समर्थन। आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग पर बनी सहमति। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दोहराई प्रतिबद्धता। दस साल के निशानेबाज अभिनव शॉ का शानदार प्रदर्शन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बने सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता। एशिया कप फुटबॉल के अंतिम ग्रुप मैच में भारत की बहरीन से भिड़ंत आज। गुजरात सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि वो आज से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने वाले कानून को लागू करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को 10% आरक्षण दिलाने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 14 जनवरी को उत्तरायण शुरू होने के साथ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आरक्षण की नई व्यवस्था उन दाखिलों और नौकरियों के लिए भी प्रभावी होगी जिनके लिए विज्ञापन 14 जनवरी से पहले जारी हुआ हो, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया शुरू ना हुई हो। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को मोहर लगाई, जिसके बाद आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया था। लंबी बहस के बाद यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 तलाक से जुड़े अध्यादेश को फिर से लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश में विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण किया गया है और एक साथ 3 बार तलाक बोलकर तुरंत वैवाहिक संबंध विच्छेद करने को आपराधिक करार दिया गया है। इससे पहले सितंबर 2018 में अध्यादेश जारी किया गया था। इससे संबंधित विधेयक दिसंबर में लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया, इसलिए सरकार ने कदम उठाया है। राष्ट्रपति ने कंपनी संशोधन अध्यादेश 2019 और भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन अध्यादेश 2019 को भी फिर से लागू करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति में है, जबकि अन्य पार्टियां फूट डालो और राज करो की नीति पर चलकर वोट बैंक खड़ा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमिलनाडु के मयिलादुथुरई, पेरंबलूर, शिवगंगा, तेनी और विरुधुनगर के बूथ स्तर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अवसरवादी गठबंधन और वंशवादी पार्टियां अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी जनता को अधिकार संपन्न बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी और देश के लिए आगामी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है और केंद्र की एनडीए सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खासतौर पर कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह धारणा गलत है कि कारोबारी सुविधा को सिर्फ बड़ी कंपनियों को फायदा होता है, क्योंकि इससे सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग क्षेत्र और छोटे कारोबारियों को भी लाभ मिलता है। Unlike other parties, we are not in politics for divide and rule or building vote banks. We are here to serve the country in every possible way. The upcoming polls are important for BJP, for country, to further our development agenda. ये चुनाव हमारे लिए देश के विश्वास को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर है। On one hand, we have our development agenda and the vision of सबका साथ सबका विकास. On the other hand, there are opportunist alliance and dynastic parties. They want to build their own empire while we want to empower the people. As the polls draw closer, I urge you all to keep working and making the party stronger at the booth level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 352वीं जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया और उनके सम्मान में 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया और गुरु गोविंद सिंह के बलिदान और असाधारण साहस को भी नमन किया। सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 352वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह नई दिल्ली में उनके सम्मान में 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि खालसा पंथ के निर्माता गुरु गोविंद सिंह मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित थे और असाधारण साहस और अपार ज्ञान के प्रतीक थे। गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ और मानवता व राष्ट्र हित के लिए थी। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर्व पर आप सभी साथियों के साथ साथ देश और दुनिया भर में सिख पंथ से जुड़े और भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित सभी जनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान से देश और दुनिया परिचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण करतारपुर कॉरिडोर बनाया जा रहा है और अब श्रद्धालु दूरबीन से देखने के बजाय करतारपुर साहिब पहुंचकर अरदास कर सकेंगे और यह कॉरिडोर सन 1947 में हुए नुकसान को कम करने में भी मददगार साबित होगा। केंद्र सरकार के अथक और अभूतपूर्व प्रयास से करतारपुर कॉरिडोर बनने जा रहा है। अब गुरु नानक के बताए मार्ग पर चलने वाला हर भारतीय, हर सिख दूरबीन के बजाय अपनी आंखों से नारोवाल जा पाएगा और बिना वीजा के गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन कर पाएगा। दुनिया भर के सभी भारतीय मिशन गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के बाद अब कांग्रेस भी एक और गठबंधन बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व शिवपाल सिंह यादव समेत प्रदेश की कई अन्य छोटी पार्टियों के संपर्क में है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कांग्रेस अपने दम पर राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में जो भी दल हमारे साथ आना चाहें, हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्मनिरपेक्ष पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ चलने को तैयार है और बीजेपी से लड़ने में सक्षम हो तो हम उसे भी शामिल करेंगे। हम उत्तर प्रदेश की भी 80 की 80 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी तैयारी पूरी है। और जिस तरह से हमने एक आश्चर्यजनक रिजल्ट 2009 में पार्लियामेंट में दिए थे, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पार्टी बढ़कर उस वक्त कांग्रेस पार्टी आई थी लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर।
बीएसपी, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी, उन तीनों के जो सीटें थी लोकसभा में हमसे कम थी। मुझे पूरा विश्वास है कि उससे तिगनी नहीं तो उससे दुगनी सीटें जिस वक्त उस वक्त मिली थी, हम अकेले अपने दम पर उसी लगन से करेंगे और सबके लिए, रीजनल पार्टीज़ के लिए भी और नेशनल पार्टी के लिए भी एक आश्चर्यजनक रिजल्ट कांग्रेस इस दफा यूपी में देगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर कांग्रेस गठबंधन के लिए उनसे बात करेगी तो वो इसके लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि गठबंधन नहीं होने की सूरत में वो मैनपुरी सीट को छोड़कर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब हम निश्चित लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी ठीक है, सेकुलर लोगों से अगर गठबंधन होता है तो हम तैयार हैं। सेकुलर पार्टियों से हमारा जनाधार किसी से हम कम नहीं है हमारे पास, और नहीं तो हमारी पार्टी गठबंधन नहीं होता है। जो हमने बनाया है बहुजन मुक्ति मोर्चा को 40 दलों के साथ अगर बनाया है, एक सीट छोड़ के मैनपुरी नेताजी के लिए केवल छोड़ेंगे, हाँ, और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने रविवार को लखनऊ पहुंचकर बीएसपी प्रमुख मायावती से उनके निवास पर मुलाकात की। आरजेडी नेता तेजस्वी ने एसपी और बीएसपी गठबंधन पर अपना समर्थन जाहिर किया और कहा कि लालू प्रसाद यादव बीएसपी और बीएसपी के बीच गठबंधन चाहते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का राज्य की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा है कि दोनों दल एक हो गए हैं और अब बीजेपी को इन्हें कायदे से निपटाने में मदद मिलेगी। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि एसपी बीएसपी के गठबंधन का मतलब भ्रष्टाचारी, जातिवादी मानसिकता वाले अराजक लोगों को सीधे सीधे सत्ता देकर जनता को उसके भाग्य पर छोड़ देने जैसा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली बीजेपी की 20 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति ने 2019 के संकल्प पत्र पर काम करने के लिए 15 उप समिति बनाने का फैसला लिया है। रविवार को बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के ढांचे के बारे में चर्चा हुई है। 15 उप समितियां गठित करने का फैसला लिया गया है। लोगों से सीधा संवाद करने के लिए इसमें विभिन्न क्षेत्रों के भागीदार शामिल होंगे। बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, महासचिव राम माधव के अलावा अन्य कई प्रमुख लोग भी शामिल हुए। और कमेटी को किस रूप में आगे अपना कार्य प्रारंभ करना, उसके संबंध में चर्चा हुई है। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि 15 ऐसी छोटी छोटी कमेटीज़ भी बनेंगी जो कि समाज के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो भागीदार हैं, उनके साथ जाकर वो सीधा संवाद स्थापित करेंगी कि अगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या हमको करना चाहिए, इस संबंध में उनके सुझाव लेंगे और उसी आधार पर संकल्प पत्र तैयार होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 2 दिवसीय यूएई दौरा रविवार को खत्म हो गया। राहुल गांधी ने शारजाह के शासक सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी के साथ रविवार को मुलाकात की और उनके साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। राहुल गांधी दुबई और अबू धाबी की 2 दिन की यात्रा के दौरान शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके कई मुद्दों पर चर्चा की। राहुल गांधी ने दुबई में भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। इसके अलावा उन्होंने बड़े बिजनेसमैन और छात्रों से भी बातचीत की। राहुल गांधी ने स्वदेश रवाना होने से पहले शारजाह के शासक के साथ बैठक की। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दुबई के शासक को ये भरोसा दिलाया कि वो मजबूत द्विपक्षीय संबंध के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर सेना की पहुंच और आसान बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीमा पर चौकसी को मजबूत करने और रणनीतिक लिहाज से बढ़त हासिल करने के लिए सरकार 44 सड़कें बनाने की तैयारी में है। इन सड़कों की लंबाई 2100 किलोमीटर के करीब होगी। CPWD की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने भारत चीन सीमा पर रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम 44 सड़कों के निर्माण का आदेश दे दिया है। इन सड़कों के निर्माण का मकसद किसी भी आपात स्थिति में सेना तत्काल सीमा तक पहुंच सके। ऐसे में इन सड़कों का निर्माण रणनीतिक लिहाज से चीन के मुकाबले बढ़त हासिल करने में अहम साबित होगा। चीन के साथ भारत की जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 4000 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है।
भारत सरकार ने एक कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब चीन भी भारत से सटे अपने इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटा है। इस परियोजना में 21,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। चीन से सटे जिन इलाकों में सड़कों के निर्माण की योजना है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। प्रोजेक्ट की डीपीआर को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी मिलना बाकी है। भारत ने अफगानिस्तान के आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रति वचनबद्धता जताते हुए अफगान लोगों के नेतृत्व में उन्हीं के स्वामित्व और नियंत्रण वाली शांति और सुलह प्रक्रिया को लेकर समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में ऐतिहासिक भारत मध्य एशिया संवाद के दौरान इस मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा। इस संवाद में अफगानिस्तान भी हिस्सा ले रहा है। प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्र आतंकवाद की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देश इस क्षेत्र में कारोबार बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी को मध्य एशिया तक भी बढ़ाना चाहते हैं, जहां भारत लाइन ऑफ क्रेडिट, बायस क्रेडिट और अपनी विशेषज्ञता साझा करने के तहत मजबूत परियोजनाएं शुरू करके देशों को नजदीक ला सकता है। इस संबंध में उन्होंने G2G स्तर पर भारत मध्य एशिया विकास समूह गठित करने का प्रस्ताव किया। संवाद के आखिर में जारी संयुक्त बयानों में कहा गया है कि भारत और अफगानिस्तान और मध्य एशिया के 5 देश हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा करते हैं। आतंकवाद समूचे विश्व के लोगों के लिए खतरा है और ये देश आतंकवाद से निपटने में सहयोग के लिए एकजुट है। India proposes the setting up of the India Central Asia Development Group to take forward this development partnership between India and Central Asian countries. All our countries will be represented in this G2G group. This group will be requested to come up with concrete proposals. India, through this dialogue, reiterates its support and commitment to peace, security and stability of Afghanistan, to promote inclusive, Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled peace and reconciliation process and to assist in economic reconstruction of Afghanistan. भारत मध्य एशियाई संवाद में शामिल होने के लिए सुषमा स्वराज शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर समरकंद पहुंची। रविवार को विदेश मंत्री ने संवाद से इतर तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री रसेत मेरोडे से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। देश का हर क्षेत्र हुनर और कला की विरासत से भरपूर है। दिल्ली में कल हुनर हाट का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बात कही। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस विरासत का बाजार में आकर्षण और ब्रांड मूल्य है और इस तरह के आयोजनों से कारीगरों और शिल्पकारों को इससे संबंधित काम करने में फायदा होगा। दिल्ली में स्टेट एम्पोरियम कॉम्प्लेक्स में हुनर हाट का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हुनर हाट जैसे कार्यक्रम देश के हुनर के उस्तादों की पहचान और विरासत को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के शिल्पकार विश्व स्तरीय उत्पाद बना रहे हैं, जिसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की जरूरत है। उन्होंने हुनर के उस्तादों की हौसला अफजाई भी की। जिस तरह की चीज ये लोग बना रहे हैं उसका आज की दुनिया में ये ट्रेडिशनल आइटम्स हैं जिनको ये संभाल के रख रहे हैं और आज उसकी बहुत बड़ी वैल्यू और कीमत और उसका आकर्षण पूरी दुनिया के अंदर है। और इस मार्केटिंग और ब्रांडिंग के असर से मुझे लगता है कि इसमें जो लाखों लोग लगे हुए हैं देश भर में, उनको बहुत बड़ा लाभ अपने आप में मिलेगा। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह के आयोजन में पूरे देश की कला संस्कृति एक ही जगह पर इकट्ठा हुई है। देश के दस्तकारों शिल्पकारों के स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पाद बहुत ही शानदार हैं और इस कला की विरासत को और प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। हमारा मानना है कि जो हमारे देश की हुनर की शानदार और जानदार विरासत है उसको मौका और मार्केट मिले, ये हमारी हमेशा कोशिश रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो एक अभियान है, उस अभियान का एक मजबूत हिस्सा है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का हाईवे तैयार किया है, उस विकास के हाईवे पर सरपट गाड़ी दौड़े हुनर हाट उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
हुनर हाट भारतीय दस्तकारों शिल्पकारों की स्वदेशी ताकत की प्रमाणिक पहचान है। हुनर हाट देश के दस्तकारों शिल्पकारों के सम्मान के साथ सशक्तिकरण का विश्वसनीय ब्रांड बन गया है। इस मेले में 22 से अधिक देशों के शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 2 साल में इस मंच के जरिए 1.5 लाख से ज्यादा शिल्पकारों को नौकरियां और रोजगार के अवसर मिले हैं। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। हैदराबाद में कल संक्रांति और स्वर्ण भारती ट्रस्ट की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि समय आ गया है कि सभी भारतीय अपनी जीवन शैली में बदलाव को अपनाएं और स्वस्थ जीवन के पुराने पारंपरिक तरीकों पर लौट आएं। हमें अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से कृषि पर नए उत्साह के साथ ध्यान देने का भी आह्वान किया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को अधिक प्रमुखता देना और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना समय की जरूरत है। स्वर्ण भारती ट्रस्ट की दूसरी वर्षगांठ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि युवाओं को अनिवार्य रूप से भारतीय पर्वों की समृद्ध और विविध परंपराओं को समझना चाहिए। त्योहारों से एकजुटता, एकता, प्रेम और भाईचारे की भावना आती है। उपराष्ट्रपति ने कल सिकंदराबाद के परेड मैदान में चौथे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय मिष्ठान महोत्सव का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पतंगबाजी से जुड़ा आकर्षण उम्र, वर्ग और समुदाय से ऊपर है। उन्होंने कहा कि पतंग उड़ाना एक जबरदस्त अनुभव है। ये देखते हुए कि पतंग बनाना एक कला है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसके लिए कौशल, सटीकता, समर्पण और कल्पनाशीलता की आवश्यकता है। इस पतंग महोत्सव में विदेश के 42 और भारत के 60 पेशेवर पतंगबाज भाग ले रहे हैं। Makara Sankranti or Uttarayana is the day when the sun begins its northbound journey, marking the beginning of the decline of winter. The days become longer, the skies clearer, and the breeze warmer. Those who celebrate this occasion of Thanksgiving and merry-making revel in anticipation of joy in the coming days. This festival is a celebration of renewal, regeneration, and revival. मकर संक्रांति से पहले देश भर में गंगा समेत पवित्र नदियों पर आज सुबह से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। वाराणसी, प्रयागराज और हर की पौड़ी, हरिद्वार में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए हर जगह खास इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संदेश में कहा है कि सूर्य के उत्तरायण होने पर मौसम बदलने लगता है और देश के अनेक हिस्सों में लोग नई फसल का उत्सव मनाते हैं। लोहड़ी, मकर संक्रांति, भोगली, बिहू, पोंगल, उत्तरायणी और पौष पर्व के लिए उन्होंने देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। आस्था, विश्वास, सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन का महापर्व कुंभ मंगलवार से भव्यता से आयोजित होने जा रहा है। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दुनिया में एक ही स्थान पर मनुष्यों का सबसे बड़ा समागम मंगलवार को अखाड़ों के पहले शाही स्नान के साथ शुरू हो जाएगा। कुंभ मेले के सुचारू रूप से आयोजन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। मेला प्रशासन ने रविवार रात से ही मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। शाही स्नान के लिए अखाड़ों के उनके शिविरों से स्नान घाट के लिए जुलूसों के लिए भी विस्तृत व्यवस्था की गई है। प्रयागराज कुंभ मेले में गांव देहात से आए श्रद्धालु आंखों का इलाज भी मुफ्त करा सकते हैं। नेत्र कुंभ में लाखों मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। गैर सरकारी प्रयासों में नेत्र कुंभ के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के और भी कई इंतजाम किए गए हैं। इस बार आप कुंभ में सिर्फ पुण्य नहीं बल्कि नेत्र ज्योति भी पा सकते हैं। मेले के दौरान चलने वाले नेत्र कुंभ में आंखों की जांच का रिकॉर्ड बन सकता है। लाखों लोगों के इलाज के लिए देश भर के सैकड़ों विशेषज्ञ डॉक्टर प्रयागराज पहुंचे हैं। मरीजों को चश्मा वितरण से लेकर सारी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। सक्षम संस्था ने कई संस्थाओं के साथ मिलकर
नेत्र कुंभ का आयोजन किया है। सक्षम ने एक नेत्र कुंभ नाम का 2 महीने का 50 दिन का एक दिन कैंप आयोजित किया है, जिसमें देश भर के लगभग 400 नेत्र चिकित्सक कम से कम 5 दिन का समय दे रहे हैं। वह सेवा निःशुल्क दे रहे हैं। उनके द्वारा निःशुल्क जांच परीक्षण होगा, आवश्यकता अनुसार उन्हें निःशुल्क दवा दी जाएगी। नेत्र कुंभ का आयोजन खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए किया गया है जो गांव देहात से आते हैं। कुंभ यात्रा के दौरान उन्हें तीमारदारों की कमी न हो, इसलिए कई प्रयागराजवासी मरीजों की देखभाल करने के लिए तैयार हैं। हम लोग की संस्था जो नेत्र कुंभ के साथ में उससे संबंधित उनके कार्यक्रम को पूरा संचालित करने में सहयोग कर रही है। इसका प्रचार प्रसार में सहयोग कर रही है और जो भी आँख टेस्ट कराना चाहते हैं या चश्मा लेना चाहते हैं उनको भी संस्था सहयोग कर रही है। नेत्र कुंभ के आयोजन से संत समाज भी काफी खुश है। कई संत तो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो कुंभ के दौरान प्रयागराज पहुंचते हैं। ऐसे में नेत्र कुंभ में कल्पवास के दौरान ही वो अपना इलाज करा सकते हैं। इस देश में 40 लाख ऐसे लोग हैं जिनको अभी नेत्रों की आवश्यकता है। सक्षम ये चाहती है कि उन 40 लाख लोगों तक कॉर्निया पहुंचे, नेत्र अथवा दृष्टि पहुंचे। उस दिशा में एक बड़ा आंदोलन आज सक्षम के द्वारा किया गया। नेत्र कुंभ के साथ ही अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जिम्मा भी कई गैर सरकारी संस्थाओं ने लिया है। इन स्वास्थ्य शिविर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। कुंभ में आप तीर्थ यात्रा के साथ उपचार का भी लाभ उठा सकते हैं। नेत्र कुंभ 2019 में कई संस्थाओं ने मिलकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से सैकड़ों लोगों की आंखों के इलाज की व्यवस्था की है। कैमरामैन डी के पांडे के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, प्रयागराज। वहीं खेलों की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र का दबदबा जारी है। अंक तालिका में महाराष्ट्र पहले स्थान पर काबिज है। पश्चिम बंगाल के अभिनव शाह स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अभिनव शाह ने बेहुली घोष के साथ 10 मीटर एयर राइफल्स मिक्स टीम इवेंट में जीत हासिल की। वहीं अंडर 17 की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में महाराष्ट्र के अवंतिका ने कर्नाटक के एटी दानेश्वरी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अंडर 17 में बैडमिंटन डबल्स में महाराष्ट्र के अनन्या फड़के और आर्या देशपांडे ने एक तरफा मुकाबले में जीत हासिल करके स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं अंडर 21 के पुरुष एकल बैडमिंटन में अमन ने कर्नाटक के राहुल भारद्वाज को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। साथ ही अंडर 21 की तैराकी स्पर्धा में युगा ने स्वर्ण पदक जीता। युगा ने महाराष्ट्र के लिए 2 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित 3 पदक जीते हैं। देवानशी राणा ने अंडर 21 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंक तालिका की बात करें तो महाराष्ट्र 56 स्वर्ण समेत कुल 156 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर काबिज है। वहीं 42 स्वर्ण के साथ दूसरे नंबर पर दिल्ली की टीम है, जिसके पास कुल 107 पदक हैं और हरियाणा 33 स्वर्ण के साथ तीसरे नंबर पर है। भारतीय फुटबॉल टीम आज एशियन कप फुटबॉल के अपने अंतिम लीग मैच में बहरीन के खिलाफ नॉकआउट राउंड में प्रवेश करने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। 1964 के बाद एशिया कप में पहली बार अंतिम 16 के लिए क्वालिफाई करने के लिए भारतीय टीम के लिए बहरीन के खिलाफ एक ड्रॉ मुकाबला खेलना काफी अहम होगा। 1964 में भारत टूर्नामेंट में उपविजेता बना था। वहीं लियोनेल मेसी के गोल के मामले में पछाड़ने वाले कप्तान सुनील छेत्री सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें पहले मैच में भारत ने थाईलैंड को 4-1 से हराया था। दूसरे मुकाबले में यूएई से हार का सामना करना पड़ा था। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आप आगे देख सकते हैं सारा जहां।